Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। इस वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके कुछ सवाल पूछे हैं, उनका मैं जवाब भी देने वाला हूं। आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इस वीडियो के बाद और भी इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, हमेशा की तरह। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, अगली ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है। कहेंगे The next train is due in 10 minutes। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ड्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेंटेंसेस में, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि ड्यू का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। तो ड्यू का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड। इफ समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, यानी कि द नेक्स्ट ट्रेन इज ड्यू। नेक्स्ट ट्रेन ड्यू है यानी एक्सपेक्टेड है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 10 मिनट में आने वाली है। जैसे इस बात में हम ड्यू बोलते हैं, जैसे 6 मार्च तक ना बिल भरना है। द बिल पेमेंट इज ड्यू ऑन 6th मार्च। द बिल पेमेंट इज ड्यू ऑन 6th मार्च, यानी 6 मार्च को हमें बिल भरना है, उससे पहले पहले भर देना है। 6 तारीख लास्ट डेट है। हम ऐसे कह सकते हैं, द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 6 मार्च, यानी 6th मार्च है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट, तो इन सभी सेंटेंसेस में ड्यू एक एडजेक्टिव बना हुआ है। द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 6th मार्च, यानी बिल की ड्यू डेट 6th मार्च है। ड्यू यानी कि समथिंग इज एक्सपेक्टेड। फ्रेंड्स, अभी आप ड्यू को और भी तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, अपने बकाया पैसे जल्दी से जल्दी दे दो। जल्दी से जल्दी अपने बचे हुए पैसे दे दो, बकाया पैसे दे दो। पे योर ड्यूज एसैप, एज सून एज पॉसिबल का शॉर्ट फॉर्म होता है, एसैप भी इसको बोल देते हैं, ASAP। सो पे योर ड्यूज, यहां पर ड्यू एक नाउन की तरह काम कर रहा है, उसको हमने प्लूरल बनाया ड्यूज, यानी कि वो सारे जो भी बकाया हैं, जितनी भी राशियां आपको देनी बाकी हैं, उनके लिए हमने ड्यूज बोला। सो पे योर ड्यूज एसैप, यानी जितनी ड्यूज आपकी बाकी है, जितना बकाया है, एक्सपेक्टेड जो मनी आपके पास से आने वाली है, उसको जल्दी से ASAP पे करो। मेरी सैलरी आनी बाकी है, मेरी सैलरी आनी बाकी है यानी एक्सपेक्टेड है। माई सैलरी इज ड्यू, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, माई सैलरी इज ड्यू, यानी मेरी सैलरी अभी बाकी है। पूरी सावधानी से गाड़ी चलाओ, पूरी सावधानी से। ड्राइव विद ड्यू केयर, यहां पर ड्यू का मतलब आप देखो क्या है, ड्यू का मतलब कंप्लीट केयर, एकदम अच्छे से, प्रॉपरली, प्रॉपर केयर के साथ पूरी सावधानी से गाड़ी चलाओ। ड्राइव विद ड्यू केयर। एक हमारे पास फ्रेज भी होता है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसका मतलब होता है जब हम किसी से कुछ डिसएग्री करने वाले हैं या कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो शायद दूसरे को पसंद ना आए, तो हम बोलते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दिस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज माई ओपिनियन। इस तरह से आप बोल सकते हैं। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सो ड्यू का मतलब प्रॉपर, कंप्लीट, इस तरह से। सो पूरी सावधानी से गाड़ी चलाओ, ड्राइव विद ड्यू केयर। फ्रेंड्स, ड्यू का ही एक और फ्रेज होता है, जैसे You will receive it in due course। तो इसको मैंने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था। In due course का मतलब होता है जितने समय पे सैलरी आपको मिलनी चाहिए उतने समय में मिल जाएगी। You will receive your salary in due course। तो यहां पर ड्यू कोर्स का मतलब है जितने समय में मिलनी चाहिए उतने समय में। सो इन ड्यू कोर्स यानी सही समय पर। अभी आप और एग्जाम्पल्स देखिए, वो सोमवार को आने वाला है। He is due to come on Monday। He is due to come on Monday। So if something is due to happen, that means it is expected to happen। If somebody is due to do something, that means people are expecting him to do something। अब देखो, due to एक preposition की तरह यूज होता है। उसकी सफलता उसकी मेहनत की वजह से है। His success is due to his hard work। His success, उसकी सक्सेस है कैसे? Due to his hard work, उसकी मेहनत की वजह से है। ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी लापरवाही की वजह से हैं। These problems are due to your carelessness। These problems are due to your carelessness। आपकी केयरलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर ड्यू टू एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ड्यू को हम किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। एक और आपने मुझसे डाउट पूछा, एक तो गर्मी है और ऊपर से पंखा खराब है, एक तो बस छूट गई और ऊपर से मैं बारिश में भीग गया, यानी एक काम तो पहले ही खराब है, ऊपर से एक और अनप्लेजेंट चीज एक और हो गई। तो उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं, इट्स वेरी हॉट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। ऑन टॉप ऑफ दैट यानी ऊपर से, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, और ऊपर से ऐसा है, तो इंग्लिश में हमारे पास एक फ्रेज होता है जो इसके इक्विवेलेंट है। हम इस बात को इस फ्रेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट्स वेरी हॉट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। एक तो बहुत गर्मी है और ऊपर से फैन भी आउट ऑफ ऑर्डर है, खराब है।
एक तो बस छूट गई और ऊपर से मैं बारिश में भीग गया। I missed the bus and on top of that I got drenched in the rain. I missed the bus and on top of that I got drenched in the rain. यानी एक तो मेरी बस छूट गई और ऊपर से मैं बारिश में भीग गया। So on top of that, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने का मतलब है मैं बहुत डर गया, एकदम हिल गया, मैं डर गया। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक तो हम इसे कह सकते हैं Seeing him I got goosebumps. इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं A shiver, a chill ran down my spine when I saw him. जब मैंने उसे देखा तो मैं तो एकदम डर गया, मैं तो एकदम सहम गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक फ्रेज है a shiver, shiver या फिर chill, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। a shiver ran down my spine यानी कि मैं डर गया। ये इंग्लिश में एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा डर जाना, to be extremely frightened. So a shiver या फिर a chill ran down my spine. Let me give you one more example. The thought of it sends a shiver. Shiver या फिर chill sends a shiver down my spine. और क्योंकि यहाँ पे thought एक singular noun है इसलिए उसके लिए यहाँ पर verb भी singular आई। The thought of it sends, thought send कर देता है। It sends a shiver down my spine यानी एकदम मैं सहम जाता हूँ, डर जाता हूँ, एकदम कपकपी चढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से सबको पता है कि वो ड्राइविंग में कितनी खराब है। She is notoriously bad at driving. She is notoriously bad at driving. So friends, notorious एक adjective होता है जिसका मतलब famous होना, to be well known but for something unpleasant, for something bad. तो ये adverb है notoriously यानी in a way that is well known but for some bad reason, for some bad cause. She is notoriously bad. She is notoriously bad at driving. So notoriously, notorious, these are very good words. सबको पता है कि वो कितना लापरवाह है। He is notoriously careless. Notorious का मतलब होता है बदनाम होना और notoriously यानी notoriously careless है। कैसा careless है? Notoriously careless है यानी ऐसा careless है जिसके बारे में सब जानते हैं। बुरी चीज है he is notoriously careless. वो तो झूठ बोलने के लिए बदनाम है। He is notorious for lying to people यानी वो notorious है। Notorious का मीनिंग होता है बदनाम। He is notorious किस लिए बदनाम है? For lying to people यानी वो लोगों से झूठ बोलता है, इस बात के लिए वो notorious है, well known है। He is notorious for lying to people. ये करने से पहले लोगों के मन की भी जान लो। कोई फैसला लेने से पहले तुम दोनों एक दूसरे की मन की जानो। तो फ्रेंड्स, इनको इंग्लिश में कहने के लिए हम एक इडियम का यूज करने वाले हैं, टेस्ट द वाटर या फिर टेस्ट द वाटर्स। एस यहाँ पर ब्रैकेट्स में है जिसका मीनिंग है एस को हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी, इसको दोनों ही तरह से यूज किया जाता है। टेस्ट द वाटर्स जिसका मीनिंग होता है जज पीपल्स फीलिंग्स और ओपिनियंस बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन यानी आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना कि लोग अंदर क्या सोच रहे हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग क्या सोचते हैं। टेस्ट द वाटर बिफोर डूइंग दिस यानी ये करने से पहले टेस्ट द वाटर या फिर टेस्ट द वाटर्स बिफोर डूइंग दिस, बिफोर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट। टेस्ट द वाटर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्लान। जो भी चीज है, टेस्ट द वाटर का मतलब लोगों के बारे में भी जान लो कि लोगों के मन में क्या है। कोई फैसला लेने से पहले तुम दोनों एक दूसरे की मन की जानो, दोनों के मन में क्या है। तो कह सकते हैं यू बोथ टेस्ट द वाटर्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन यानी एक डिसीजन लेने से पहले टेस्ट द वाटर्स या फिर टेस्ट द वाटर। तो ये भी बड़ा ही यूजफुल इडियम है। उसे खुद पर पूरा विश्वास है। अब देखो फ्रेंड्स, इसी बात को कहने के मैं आपको कितने तरीके बताता हूँ। ही इज सेल्फ अश्योर्ड, ही इज सेल्फ अश्योर्ड यानी वो तो अपने ऊपर बहुत विश्वास करता है। यहां पर आप देखिए अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, सेल्फ अश्योर्ड यानी वो खुद को ही विश्वास दिला देता है। यानी कहने का मतलब है उसे खुद पर पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है उसके अंदर पूरा। हम कह सकते हैं ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सिंपल। ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट या फिर ही इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, ही इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ। सबका ही मतलब है कि उसे खुद पर पूरा विश्वास है। ध्यान रखना कि ये वाला जो सेंटेंस है ही इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, इसमें ना जो भी इस बात को कह रहा है ना वो शायद थोड़ा सा अनॉयड है उससे कि वो कुछ ज्यादा ही समझता है, अपने ऊपर उसको कुछ ज्यादा ही विश्वास है, थोड़ा सा ही नेगेटिव हो जाता है। ही इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ। So friends, I assure you that if you want to keep improving your English, you can subscribe to this channel, and if you keep watching the videos on this channel, you'll definitely keep improving yourself, improving your English, because the name of this channel is Let's Improve English. Okay friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.